हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने पेपर थर्ड यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कर्व एंड स्पेस क्या होता है। कर्व में सबसे पहले स्पेस पढ़ेंगे। अ कर्व इन स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एनालिटिकली बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेज। Therefore, two surfaces represented by equation f1 xyz is equal to 0, f2 xyz is equal to 0 represent the curve of intersection of surface। फिर आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। A curve in space is a locus of a point whose position vector relative to fixed origin may be represented as a function of single parameter u, that is r is equal to ru, where r is position vector of current point, r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, r vector is equal to phi ui कैप प्लस फाई टू यू जे कैप प्लस फाई थ्री यू के कैप, आर वेक्टर इज इक्वल टू फाई वन यू प्लस फाई टू यू प्लस फाई थ्री यू। फिर आता है आपका फंक्शन ऑफ क्लास आर। A real valued function f is said to be class R or CR function over a real interval I if it has rth derivative at each point of I and these derivative are continuous on I। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ क्लास R की डेफिनेशन हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर उसमें आता है अ फंक्शन इज सेड टू बी क्लास इन्फिनाइट और सी इन्फिनाइट फंक्शन इफ इट इज इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल इफ एफ इज सिंगल वैल्यूड एंड पोसेस continuous derivative of all order at each point of I, then f is said to be analytic over I, then f is called function of class omega and c omega function। Regular function, a vector valued function r x y z is said to be class R over real interval I if it has rth derivative at each point of I and this derivative is continuous on I। The function r is said to be regular if its derivative dr by du does not equal to 0 on the real interval I। This is equivalent to saying that each of the component dx by du, dy by du, dz by du never vanishes simultaneously on I। Tangent line, the tangent line to a curve C at a point PU or C is defined as limiting position of line through PU and neighboring point QU plus del U on C as Q approaches to P। ओके फिर उसके बाद आता है टू फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व कंसीडर टू नेबरिंग पॉइंट्स पी यू एंड क्यू यू प्लस डेल यू ऑन सी विथ पोजिशन वेक्टर नेम्ड आर प्लस डेल आर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एक पॉइंट आएगा। तो पी क्यू वैक्टर इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, डेल आर वैक्टर इक्वल टू आर यू प्लस डेल यू माइनस आर यू, डेल आर अपॉन डेल यू वैक्टर इज इक्वल टू आर यू प्लस डेल यू माइनस आर यू डेल यू। इस टाइप का आपका डायग्राम बन जाएगा। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे लिमिट लगा के। द यूनिट टेंजेंट वैक्टर इज नोटेड बाई टी कैप इज इक्वल टू आर, ये जो डॉट है ये होता है डिफरेंशियल यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आर डॉट अपॉन आर डॉट का मोड। तो आर डॉट अपॉन एस मोड आ जाएगा। तो डी आर बाई डी यू, डी एस बाई डी यू, डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू आर आर डैश, हम इसको रिप्रेजेंट करते। फिर आती है आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व। Suppose in place of scalar parameter t we take a parameter s denote the arc length of curve, then dr by ds इक्वल टू इतना। तो लिमिट q टेंस टू p लगाएंगे तो डेल आर अपॉन आर्क पी क्यू आएगा। तो टोटल कॉड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप सॉल्व करेंगे आगे को। therefore dr by ds is a unit vector along tangent at p to the curve if x y z are cartesian coordinate r इक्वल टू इतना। तो r वेक्टर इक्वल टू dr by ds dx अपॉन ds i कैप dy by ds j कैप प्लस dz अपॉन ds k कैप हो जाएगा। तो उसका मोड निकालोगे तो 1 इक्वल टू इतना हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हो dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dt अपॉन ds का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन ds ऐसे dz अपॉन dt अपॉन ds का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसको लिख सकते हो ds यानी तीनों से dt अपॉन ds को कॉमन लिया, फिर इधर भेजा तो ds अपॉन dt का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो ds बाई dt इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर बाई जेड डॉट का स्क्वायर, यानी कि एक्स डॉट यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई डॉट भी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई और जेड डॉट भी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो लास्ट में ds इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो s इक्वल टू टी नॉट से टी बाई इंटीग्रेशन आर डॉट डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। तो r इक्वल टू इतना हो जाएगा। वेयर कर्व इज फ्रॉम a0 टू a0 टू पाई सी, ऑल्सो ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर s since the limit of integration is variable for z as z equal to cu, so the limit will be cu by cu equal to 0, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो नाउ r इक्वल टू इतना, तो r डॉट इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो r डॉट इक्वल टू इसके बस सी स्क्वायर की का पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स फ्रॉम a0 टू a0 टू पाई सी इज 0 टू 2 पाई में इंटीग्रेट कर देंगे। जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आएगा अगेन सपोज एस डिनोट द आर्क लेंथ फ्रॉम द लेंथ। तो ऐसे 0 टू यू में इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर हाफ आएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हुए u इज इक्वल टू एस बाई इतना आएगा। तो आर यू बराबर इतना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स आर इक्वल टू ए कॉस यू आई प्लस ए सॉइन, ये आपका यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जाएगा।
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू ए कॉस आपकी इक्वेशन है, तो आर डॉट इसका मॉड निकालोगे, मॉड्यूलस निकालोगे, तो मॉड्यूलस निकाल के इतना हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू 1 होता है। तो रिक्वायर्ड आर का यू नॉट से यू नॉट प्लस 2 पाई में निकालोगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो फाइनल आंसर 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है फाइनल लेंथ ऑफ द कर्व गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस है एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, कॉमा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड बाई ए फ्रॉम द पॉइंट ए 0 0 टू द पॉइंट एक्स वाई जेड, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पैरामीट्रिक फॉर्म में भी टेकन है। ये इक्वेशन आपकी हो गई, ये यहाँ से दे रखी है तो हमने इसको इक्वेशन बना दिया था। पोजीशन वेक्टर आर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया सिंगल टर्म में, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो इतना आ गया, तो फिर इसका मॉडल्स निकालेंगे तो इतना आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू की पावर हाफ आएगा, वो बन जाएगा हाफ का मतलब अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, वो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक यू आ जाएगा। तो ऑल्सो लिमिट्स ऑफ यू आर क्लियरली फ्रॉम यू 0 टू एनी पॉइंट यू, तो 0 टू यू में आप इंडिकेट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बाई बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक यू होता है, तो साइन हाइपरबोलिक यू की जगह वाई अपॉन बी रख देंगे। ठीक, फिर आता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंटल लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ओपी इक्वल टू आर, ओक्यू इक्वल टू आर, पी क्यू इक्वल टू सी डी इस डायग्राम से, तो देन बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ओक्यू इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू, तो आर इक्वल टू दोनों वैल्यू रख देंगे, तो आर इक्वल टू आर प्लस लेमडा आर डॉट आ गया, आर डॉट यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेट इफ एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो फिर इसको आप जब ऐसे लिखोगे यानी कि कंपेयरिंग बोथ यानी कि दोनों साइड के आई कैप वालों को कंपेयर करोगे और वाई कैप वालों जे कैप वालों को कंपेयर करोगे, के कैप वालों को कंपेयर करोगे, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली एक्स आई एस इसको भी कंपेयर करोगे तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट के लिए यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आता है पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट यू ऑन द सर्कुलर हेलिक्स एक्स इक्वल टू ए कॉस यू वाई इक्वल टू इतना जेड इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओगे आई जे के टर्म में, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होता है, तो एक्स ये है वाई ये है जेड ये है, तो इसको लिख दोगे, फिर आर डॉट निकालोगे, फिर आर इक्वल टू आर प्लस लेमडा आर डॉट, तो एक्स आई प्लस इतना निकालोगे, तो लास्ट में आपको फाइनल इक्वेशन जो आपके पीछे आपको अभी हमने पढ़ी है वो इक्वेशन, उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व हुज इक्वेशन आर एक्स इक्वल टू 3u वाई इक्वल टू इतना जेड इक्वल टू 2u मेक अ कांस्टेंट एंगल विद द लाइन y इक्वल टू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंस द पोजीशन कितनी हो जाएगी इतनी दे रखी है, तो आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो सारी वैल्यू रखो, फिर इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला तो 3u का 3 हो गया, 3 स्क्वायर का 6u, इसका 6u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मॉड्यूलस निकाला तो मॉड्यूलस का 3 1 प्लस 2u स्क्वायर आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूलस। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट आर गिवन बाई आर अपॉन आर डॉट बराबर इतना हो जाएगा, तो L1 बराबर इतना, M1 बराबर इतना, N1 बराबर इतना, तो एंड अनदर लाइन इज वाई इक्वल टू जेड माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो L2 M2 और N2 यहाँ से इतना आ जाएगा। तो थीटा का कॉस थीटा का जो इक्वेशन होती है टेंजेंट और रियल लाइन के लिए वो होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट इतना होती है। तो इसको जब आप इन सब की जगह L1 L2 की जगह सारी वैल्यूज रखोगे, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 की जगह सारी वैल्यूज रखोगे, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1/√2। ठीक है, सिंस थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन यू तो देयरफॉर इट इज कांस्टेंट हो जाएगा। अब ए कॉन्टैक्ट ऑफ nth ऑर्डर ऑफ कर्व एंड अ सरफेस, तो इफ p p1 p2 डॉट डॉट pn पॉइंट ऑन अ गिवन कर्व लाई ऑन अ गिवन सरफेस एंड p1 p2 p3 डॉट डॉट pn कोइंसाइड विद p, देन द कर्व एंड सरफेस आर सेड टू हैव कॉन्टैक्ट ऑफ nth ऑर्डर एट अ पॉइंट p। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड द कंडीशन। तो लेट द इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, फाई इक्वल टू 5 1u 5 2u 5 3u एफ एक्स वाई जेड 0 पे हो जाएगा, तो एफ यू बराबर इतना, तो यू नॉट बराबर एफ यू बराबर एफ यू माइनस यू नॉट प्लस यू नॉट, इसको यू नॉट और माइनस यू नॉट प्लस यू नॉट किया तो कैंसिल करोगे तो एफ यू ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर एफ एच प्लस यू नॉट ले लेंगे क्योंकि यू माइनस यू नॉट को हमने एच ले लिया, तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से आएगा। फिर इसकी कुछ कंडीशन है, देयर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्टैक्ट तब होगा जब यू नॉट के बराबर होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट और यू नॉट इज 0 0। ठीक है, फिर तीसरा कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर होगा जहाँ पर एफ डैश 0 फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो दोनों 0 के बराबर होंगे लेकिन एफ ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। सिमिलरली देयर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ nth ऑर्डर एट यू इक्वल टू इतना, तो यहाँ से हम कह देंगे तो n+1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गए इसके। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है डिफाइन द कॉन्टैक्ट ऑफ आर्थ ऑर्डर ऑफ अ कर्व एंड अ सरफेस एंड डिफाइन द कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर आता है आपका इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट। इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट में क्या है, एट अ पॉइंट P वेयर R डबल डैश बराबर 0 है, देन द टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल एंड द पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शनल और दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन अ गिवन सरफेस इतनी हो जाएगी, तो देन इट्स इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट आर द लाइन विच हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट वेर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द प्लेन एंड हैज़ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द ओरिजिन विद द कर्व इक्वल टू इतना, ये आपकी एक्स इक्वल टू यू टू द पावर 4 माइनस 1, वाई टू द पावर यू क्यू माइनस 1 और जेड बराबर यू स्क्वायर माइनस 1। तो लेट द इक्वेशन क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व आपकी इतनी हो गई एक्स वाई जेड। तो एट ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, यू की पावर 4 माइनस 1 बराबर, ये सब 0 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक्स वाई जेड ओरिजिन पे कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो जब 0 हो गए तो एट ओरिजिन यू की वैल्यू 1 आई, यू की वैल्यू 1 आई, तीन हर जगह से यू की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ यू इक्वल टू इतना, तो यू की जगह सारी एफ यू बराबर इतना हो जाएगा। फॉर 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एफ डैश यू बराबर 0, एफ डैश यू बराबर इतना हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाए, तो इसका डबल डेरिवेटिव भी कर दिया हमने। ठीक है, अब ओरिजिन पे यू की वैल्यू 1 है तो एफ डैश यू बराबर भी निकाला, एफ डबल डैश यू भी बराबर भी निकाला। तो दोनों इक्वेशन में रख के हमने किस किस की वैल्यू निकाली, एम एन और एल तीनों की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन में रखी और हमारी इक्वेशन आ गई 3x माइनस 8y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर आता है आपका ऑस्किलेटिंग प्लेन या फिर प्लेन ऑफ कर्वेचर। लेट सी बी अ कर्व ऑफ क्लास जो कि 2 से छोटा होगा। कंसीडर 2 नेबरिंग पॉइंट पी एंड क्यू ऑन सी, देन द ऑस्किलेटिंग प्लेन ऑफ सी एट पी इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्लेन विच कंटेन टेंजेंट लाइन एट पी एंड द पॉइंट क्यू एस क्यू टेंस टू पी। ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन होगी, इसकी सेकंड डेफिनेशन में, इसकी थर्ड डेफिनेशन भी। आप तीनों डेफिनेशन में जो भी आपको समझ में आए आप उसको लिख सकते हैं पेपरों में अगर आ गया तो। एक फिर आता है इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, प्लेन ऑफ कर्वेचर। लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व भी आर इक्वल टू आर एस और सी इज द क्लास होगा जो 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा। तो आर एस प्लस जेल एस भी 2 नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व। तो नाउ द वेक्टर पी आर इक्वल टू इतना, पी आर इक्वल टू इतना, तो टी कैप इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू इतना हो गया हमारा यहाँ से। तो लाई इन अ प्लेन पी क्यू आर डियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया। एक्सपेंडिंग आर एस प्लस टेलर्स थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी हमारी। फिर जब उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरी हमने टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करी इस इक्वेशन को, एक्सपेंड करते गए तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये बनी। फॉर ऑस्किलेटिंग प्लेन कि हमको पता है कि क्यू पी पे टेंड करता है, डेल एस 0 की ओर टेंड करता है, देन हमारी फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। फिर इसको ऑन फर्दर सॉल्विंग हमको क्या मिलता है, आर माइनस आर एस आर डैश एस और डबल डैश एस बराबर 0 आता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन हो जाती है। ठीक है, तो नोट इफ पैरामीटर इज यू, अगर पैरामीटर यू है तो आपकी इक्वेशन ऐसी बनेगी या फिर इक्वेशन ऐसी बनेगी। सिंस आर डैश बराबर डी आर बाई डी एस इक्वल टू डी आर बाई डी यू डी एस अपॉन डी यू, तो आर डैश बराबर आर डॉट अपॉन एस डॉट होता है। ठीक है, तो आर डबल डैश बराबर इतना, तो आर माइनस आर ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। फिर आता है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल होता है द नॉर्मल विच लाई इन ऑस्किलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल। दिस नॉर्मल इज अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन एट द पॉइंट। बाय नॉर्मल क्या होता है, द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू ऑस्किलेटिंग प्लेन। अब जो नॉर्मल होता है वो जो नॉर्मल प्लेन, ऐसा प्लेन जो ऑस्किलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसे हम बाय नॉर्मल कहेंगे। देयरफॉर बाय नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल नॉर्मल। अब जो बाय नॉर्मल है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होता है। द यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल बाय नॉर्मल डिवाइडेड बाय एन और बी। अब प्रिंसिपल नॉर्मल और बाय नॉर्मल में जो यूनिट वेक्टर होते हैं हम उसके एन कैप और बी कैप से दिखाते हैं। अब देखो टी कैप बराबर एन कैप क्रॉस बी कैप होता है, बी कैप बराबर टी कैप क्रॉस एन कैप, एन कैप बराबर बी क्रॉस टी। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, आप इसको याद कर सकते हो ऐसे टी एन बी से, टी एन बी इस तरीके से चलता है। टी बराबर होगा एन बी, एन बराबर होगा बी टी और बी बराबर होगा टी एन। ठीक है, और टी डॉट एन बराबर 0, एन डॉट बी बराबर 0, बी डॉट टी बराबर भी 0। अब ऑस्किलेटिंग प्लेन क्या होता है, आर माइनस आर डॉट बी बराबर 0। प्लेन ऑफ कंटेनिंग टी एंड एन इज नोन एज ऑस्किलेटिंग प्लेन। जो ऐसा प्लेन जो टी और एन को कंटेन करता होगा वो क्या होगा, आपका ऑस्किलेटिंग प्लेन होगा। ठीक है, ऑस्किलेटिंग प्लेन के बाद आता है नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन में आपकी डेफिनेशन है प्लेन कंटेनिंग एन एंड बी आर कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन में जो एन और बी जो कंटेन करेगा वो नॉर्मल प्लेन, और लास्ट में बी और टी जो कंटेन करेगा रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, नॉर्मल प्लेन वो होता है जो एन बी को कंटेन करता है, रेक्टिफाइंग प्लेन वो होगा जो बी और टी को कंटेन करता है, और ऑस्किलेटिंग प्लेन वो होगा जो टी और एन को कंटेन करता है। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन इन सबके आपको सॉल्व करोगे तो जाई माइनस एक्स एल वन प्लस ईटा माइनस वाई एम वन प्लस जीटा माइनस जेड बराबर एन वन बराबर 0 आपका जो है क्या है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग प्लेन और ऑस्किलेटिंग प्लेन के आप भी इक्वेशन देख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, कर्वेचर से आगे को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी मास्क का जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आस पास साफ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।